देश में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार के हालात ठीक नहीं हैं। अब इसी को एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास जिस तरीके से पिछली बार 303 का आंकड़ा था वो इस बार नहीं है। ऐसे में इस बार ये जो सरकार है बैसाखी की सरकार है। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखकर लगता है कि एनडीए सरकार के हालात ठीक नहीं हैं। 10 हो गया। निश्चित ही स्थितियाँ हालात ऐसे हैं। बीजेपी का जैसे पिछले बार 303 का आंकड़ा था अपना और उनकी अपनी पर्सनल सरकार थी, लेकिन गठबंधन था। लेकिन इस बार बीजेपी दूसरों की बैसाखी पे है और बैसाखी ऐसी है कि जिसमें जो सहयोगी हैं वो डिमांड कर रहे हैं। वो लोकसभा के स्पीकर का पद मांगते हैं, वो होम मिनिस्ट्री मांगते हैं, अन्य चीज़ें मांगते हैं। तो पहले दिन से ही बर्तन खटक रहे हैं और इंडिया गठबंधन ने अपना लोकसभा में अध्यक्ष का उम्मीदवार उतारने का जो मन बनाया है वो इस बात का संकेत है कि हालात एनडीए गवर्नमेंट के लिए ठीक। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी अब देखी जा रही है? लगातार इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने का काम कर रहा है और ऐसे में आरोपों की राजनीति भी जारी है। जी विशाल, बिल्कुल लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही एनडीए की सरकार बनी और तीसरी बार जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इस बार पूर्ण बहुमत में किसी का जो आंकड़ा है वो किसी को भी नहीं मिला, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार करीब 240 सीटें जो है वो मिली है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी दूर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, जिसमें कि वो पूर्ण बहुमत में थी। तो ऐसे में इस बार दूसरे दलों के साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है और ऐसे में जो ये सरकार बनी है वो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, यानी कि पूर्ण बहुमत जो है वो किसी के पास भी नहीं है। टीडीपी जेडीयू के साथ मिलकर के जो है ये पूरी सरकार बनी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पीएम पद की शपथ ली। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से इस बार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने करीब 99 सीटें जीती, हालांकि कुछ निर्दलीय भी उसके साथ जुड़कर ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी जो है संसद में खड़े हो रही है और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है पूरे देश भर में और करीब 240 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन को मिली है। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष भी जो है इस बार देखा जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष और इंडिया गठबंधन लगातार जो है सरकार को घेरने का भी काम कर रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कुछ दिनों पहले बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अल्पमत की में सरकार कभी भी आ सकती है और ये सरकार जो है कभी, तो इस तरीके के तमाम बयान जो है वो समय समय पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के आए हैं। तो ऐसे में लगातार सरकार को घेरने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है और जिस तरीके से उनका कहना है कि जेडीयू है या टीडीपी जिन्होंने गठबंधन किया है उनकी लगातार जो डिमांड पहले ये चलता रहा कि मंत्री पद को लेकर कई डिमांड उनकी रह सकती है, हालांकि वो पूरा मैनेज हुआ और तमाम जो मंत्री है, जो बड़े पद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ही रखे, जो महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय थे वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ही रखे। तो ऐसे में उसको लेकर अगर मामला शांत हुआ तो उसके बाद जो है अभी जो नया मामला चल रहा है वो स्पीकर को लेकर है। तो ऐसे में स्पीकर को लेकर भी कई इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार बात कर रहा है कि मांग चल रही है, डिमांड चल रही है, तो ऐसे में ये सरकार जो है उस खतरे में है और ऐसे में हालात जो है एनडीए गठबंधन के ठीक नहीं है, ऐसे विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार, हालांकि ये बात सही है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने का काम किया है और जो तमाम, क्योंकि आज से संसद सत्र भी 18वीं लोकसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में स्पीकर के पद को लेकर भी इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से भी उम्मीदवार जो है उतार सकता है और अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में उसका भी निर्णय लिया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन इस बार संसद से लेकर सदन तक, सड़क तक जो है वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे नीट भर्ती घोटाला जो है अभी हुआ, नीट का पेपर लीक, यूजीसी नेट का पेपर रद्द हुआ, उसके भी लीक होने की बात सामने आई, अग्निवीर योजना, जाति जनगणना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर रही। और चाहे जो
एग्जिट पोल में शेयर मार्केट का हो, जिस तरीके से उसने एकदम गिरावट देखने को मिली, उसमें कांग्रेस पार्टी जेसीपी की मांग कर चुकी है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार को घेर सकता है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं उनके लगातार जो है एनडीए की सरकार के जो हालात है वो ठीक नहीं है, तो इस तरीके के जो है तमाम चीज़ें फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, देखने वाली बात होगी। अच्छा अरुण, क्योंकि अब उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही है। हाल फिलहाल में इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी बुलाई थी बीजेपी के, जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उन्होंने, तो बैठक में क्या कुछ रहा जब प्रदेश में बैठक हुई तो? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद 13 राज्यों में जो है उपचुनाव भी है और उपचुनाव का उत्तराखंड में 2 सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। स्टार प्रचारकों के दौरे होना शुरू हो चुके हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, जिसमें सपा के सचिव जो है और डॉक्टर एस एन संचार भी उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और जो तमाम घटक दल हैं उनके जो है अध्यक्ष और पदाधिकारी जो है इस बैठक में रहे और तमाम जो उपचुनाव है उसको लेकर ये बैठक हुई, किस तरीके से इंडिया गठबंधन काम करेगा। और सभी जो दल हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है उन्हें समर्थन करने का जो है फैसला लिया है, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक भी हुई और जिस तरीके से तमाम जो दल हैं उन्होंने एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का जो है फैसला लिया है, चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और ऐसे में उनके प्रत्याशियों का समर्थन भी वो करेंगे। उनके जो इंडिया कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके लिए तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है वो प्रचार प्रसार करने का भी काम करेंगे। इस बैठक में जो है पूरी रणनीति तैयार की गई है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन काम करेगा, कौन सा घटक दल कहां पर किसकी पकड़ ज़्यादा है, जिससे जहां पर उसकी ड्यूटी लगे। तो इस तरीके की तमाम जो है चर्चाएं इस बैठक में हुई है। और उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अहम ये उपचुनाव रहने वाला है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की में 5 सीट कांग्रेस पार्टी तीसरी बार हारी है, तो ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव भी होना है। तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहले ही कह चुके हैं कि ये जो उपचुनाव है 2027 के विधानसभा चुनाव की एक नींव के तौर पर जो है देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी जी जान से और पूरे दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है और ऐसे में पूरी तैयारियों के साथ एकजुट कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है चुनाव के लिए नजर आ रही है। अरुण, किस तरह की तैयारियां दोनों पार्टियों की भी देखी जा रही है और खासकर बसपा, क्योंकि मंगलौर में अपना वर्चस्व भी कायम रखे हुए है अभी तक, और ऐसे में क्या माने, क्या कांग्रेस इस सीट को हासिल करेगी या फिर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा की कड़ी टक्कर मंगलौर में देखने को मिलेगी? जी सर, देखिए उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। बसपा ने मंगलौर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारा है और दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में हालांकि मंगलौर विधान की बात की जाए तो ये परंपरागत बसपा की सीट रही है। 4 बार इस पर बसपा और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। भाजपा ने कभी भी इस सीट पर जो है अपना खाता नहीं खोल पाई और ऐसे में इस बार भाजपा का दावा है कि इस बार जो है मंगलौर विधानसभा सीट को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तमाम तैयारियां जो है चल रही है। लगातार जो स्टार प्रचारकों के दौरे हैं, जो मंत्री हैं जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है, वो लगातार मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह भडाना के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो काजी निजामुद्दीन को वहां से प्रत्याशी बनाया और काजी निजामुद्दीन का भी एक अपना जो है वहां पर वर्चस्व माना जाता है। लगातार जो है वो खांटी नेता मंगलौर के माने जाते हैं और जैसे में लगातार वो जनता के बीच में भी सक्रिय रहते हैं और जब से चुनाव की लगभग 6 महीने से लगातार वो तैयारी चुनाव की कर रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल टक्कर जो देखने को मिलेगी वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा तीनों ही दलों में बराबर की टक्कर जो है मंगलौर से। हालांकि भाजपा इस बार वहां पर अपना खाता खोल पाती है या नहीं, ये अभी 13 जुलाई को ही जो है वो स्पष्ट होगा। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उन्नाव से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि ये कबाड़ी की दुकान थी जिसमें आग लग गई और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कबाड़ मालिक के मुताबिक लाखों का नुकसान हुआ है। कोतवाली गंगा घाट के जजमऊ चौकी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कबाड़ी की दुकान में आग लग गई और ऐसे में
आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो आपको बता दें, ये कबाड़ की दुकान थी जिसमें आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग को लगी, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, किस तरह से ये आग लग गई और आग ने बड़ा विकराल रूप भी ले लिया? जी विशाल जी, बिल्कुल आपको बता दी, ये मामला उन्नाव गंगाघाट थाना क्षेत्र के जाजपुर क्षेत्र का है, जहां आग संगीत बस्तियों में खाली पड़े प्लाट से आग लगती है, जिसको लेकर बगल में जो दुकानें हैं, कबाड़ की दुकान है, वहाँ विकराल रूप ले लेती है। जिसके बाद मौके पर जो फायर ब्रिगेड तो दमकल की सूचना दिया जाता है। सूचना के बाद टीम पहुंचती है, दमकल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। जी तो अभी क्या कारणों का पता चल पाया है कि क्यों ये आग लगी, क्या कारण रहे और अभी कितना नुकसान भी बताया जा रहा है? जी बिल्कुल आपको बता दें कि जो फायर के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि आग पे काबू पा लिया गया है और जो कबाड़, उनका कहना लाखों का नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो आसपास की जो और भी दुकानें, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बहराइच दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महंत राजू के मामले में सपा सुप्रीमो की ओर से की गई टिप्पणी पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, ये वही लोग हैं जो सनातन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, साथ ही हमेशा साधु संतों का अपमान करने का ये लोग काम करते हैं। वहीं नीट परीक्षा के मामले पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमारी सरकार संकल्पित है और पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक होने के मामले में सरकार की ओर से बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार संकल्पित है, इस प्रकार की प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से बगैर किसी पर्चा लीक के, बगैर इस तरह की निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। और सरकार संकल्पित है, जो भी दोषी हैं उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार ने उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई है और निश्चित रूप से कोई बचेगा नहीं। परीक्षा क्या निरस्त नहीं की जानी चाहिए? अब ये जांच का विषय है, इस पर एजेंसियां जांच कर रही है, मामला न्यायालय में। मुजफ्फरनगर में ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान एक महिला और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले के जांच शुरू कर दी है। थाना 9 मंडी के भोपा रोड पर एक सिलेंडर फैक्ट्री है, उसके पास एक ट्रक खड़ा था, जिसमें कि एक तेज़ गति में ऑटो आ रहा था, जो कि पीछे से उस ट्रक में जा लगी, जिसमें मौके पर एक महिला और एक और पुरुष की मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य 8 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था जहां एक ट्रक और ऑटो की टक्कर भी हो गई, और जो अभी गंभीर घायल हैं उनके किस तरह के हालात अभी बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा रोड स्थित बिंदल पेपर मिल के पास की ये घटना है, जहां पर साइड में रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें एक ऑटो ने टक्कर मार दी। ऑटो सवारी से भरा हुआ था, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी और अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आनंद फानन में जो आसपास के लोग थे, उन लोगों ने जो है बचाव कार्य जारी किया और इन लोगों को जिला अस्पताल में, जो मुजफ्फरनगर है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जो घायल व्यक्ति हैं, उनमें से भी 2 व्यक्तियों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिरोजाबाद में एक 10 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है, और इसके दौरान जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो फिर परिजनों ने युवक को बीच सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया।
और फिर आरोपी को पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया। वहीं महिला का युवक को पीटते हुए वीडियो भी वायरल हो गया है। मामले में एसपी सिटी ने बताया है कि आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, दिनांक 22 जून को पीड़िता के दादा देवेंद्र वर्मा द्वारा थाना उत्तर में एक तहरीर दी गई थी। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें जो आरोपी दीपेश वाल्मीकि था उसको हिरासत में लेकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। और संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरह की ये घटना सामने आई है जहां बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था, अश्लील हरकतें की जा रही थी, ऐसे में परिजनों ने तो पीटा ही है, साथ ही पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। अभी किस तरह की कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, देर शाम का ये वीडियो सोशल मीडिया में फिरोजाबाद में वायरल होता है, जिसके बाद हमने परिजनों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बाजार में अपनी बच्ची के साथ आए हुए थे। ये युवक जो बच्ची को खींचकर गंदी नीयत से उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। मौके पर खड़े परिजनों ने उसको युवक को पकड़ा और फिर जमकर उसकी खातिरदारी भी की और उसके बाद पीटते पीटते ही वो थाने में लेकर पहुंचे। वहीं अब पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि पुलिस पीड़ित के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके युवक को अब जेल भेजने का कार्य पुलिस द्वारा किया गया है। मुकेश, ये जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब युवक को पीटा जा रहा है, आरोपी को पीटा जा रहा है। बिल्कुल, भरे बाजार में भीड़ वाले इलाके की ये घटना है। कहीं ना कहीं दिन दहाड़े घटना से कहीं ना कहीं जो परिजनों में आक्रोश था वो उबाल पड़ता, जिसके बाद परिजनों का जो गुस्सा फूट पड़ा और उस पर जो पूरे परिवार वाले थे उन्होंने जो युवक था उसकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दी और वो पीटते हुए ही थाने लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो अब फिरोजाबाद में सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर मार पिटाई शुरू हो गई। ऐसे में दो पक्षों में बड़ा विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे और दुकान पर फायरिंग भी कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत इकट्ठा कर पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज थाना नकोट पर सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा अम्बेटा पीर में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की दुकान पर फायरिंग की घटना की जाती है। इस सूचना पर थाना नकोट पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाती है। जांच के बाद यह पता चलता है कि ये जो दोनों पक्ष हैं ये आपस में परिचित हैं और दोनों ही अम्बेटा पीर के रहने वाले हैं और इन दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर पूर्व में विवाद भी चल रहा था। इसी के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दुकान पर फायरिंग। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था और अभी क्या कार्रवाई भी मामले में हो पाई है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के थाना नकोट क्षेत्र के कस्बा अम्बेटा पीर है, जहाँ का एक पूरा मामला है और दो पक्षों के बीच जो है पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था और आपसी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जो है घर पर और दुकान पर फायरिंग की थी और फायरिंग की जैसे ही सूचना ये पुलिस को लगी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो है घटनास्थल का जायजा लिया, साक्ष्य इकट्ठे करिए और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि आपसी दोनों परिचित है और काफी लंबे समय से पैसे का लेन देन उनके बीच चलता रहा है, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर आपसी विवाद हुआ बातचीत के दौरान और उसी दौरान जो है फिर जो है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गया। हालांकि अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही है आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोंडा रेलवे स्टेशन के पास एक बच्ची का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक ने मासूम की हत्या की बात भी कबूल करते हुए बताया है कि बच्ची उसके तीसरी पत्नी की बेटी थी। पत्नी उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और शनिवार को उसने बेटी की पटक कर हत्या कर दी थी और शव छोड़कर भाग गया था। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है।
इस आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया का रहने वाला है और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था, जो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और कुछ समय पूर्व जो उसकी बच्ची की मां है वो इसके पास बच्ची को छोड़कर चली गई थी, तब से ये बच्ची इस हत्यारोपी के पास ही थी। और घटना के एक दिन पूर्व यानी 21 जून की रात इस हत्यारोपी द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित एक ठेके से शराब खरीदी गई, शराब का सेवन किया गया। इसका बताना है ऐसा कि बच्ची जब जोर जोर से रो रही थी तो शराब के नशे में धुत होकर और क्रोधवश इसके द्वारा बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और विरोध करने पे बच्ची को पेड़ के तने से पटक के इसके द्वारा हत्या कारित कर दी गई। फिरोजाबाद में ऑडिटोरियम और पर्यटन सूचना केंद्र का शिलान्यास किया गया और इस दौरान जिला मुख्यालय के पास बनाए गए ग्लास म्यूजियम, ऑडिटोरियम और पर्यटन सूचना केंद्र का पर्यटन और संस्कृति मंत्री जसवीर सिंह ने शुभारंभ किया। बताया गया कि पर्यटन सूचना केंद्र और ऑडिटोरियम 47,47 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ के चूड़ियाँ हों, कांच के अन्य उत्पाद हों, भी होते हैं, विदेश भी जाते हैं और देश भर में इसकी डिमांड फिरोजाबाद से ही होती है, यहीं से उसकी पहचान है। लेकिन इसके लिए अभी विधिवत कोई औपचारिक प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ विदेश से आने वाले इम्पोर्टर या यहाँ से भेजने वाले निर्यातक दोनों के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। ये गिलास म्यूजियम के तौर पर हम लोग अत्याधुनिक कम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी यहाँ के उत्पाद उनको उनके बनते हुए उनकी पैकिंग से लेके उनका टेक्निकल पूरा प्रोसेस से लेकर के सारी चीज़ों के साथ साथ हम विदेशी राजदूतों के माध्यम से तमाम सेमिनार के माध्यम से ऑडिटोरियम में आए। मैनपुरी में वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में वकील 3 साथी वकीलों पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में धरने पर बैठ गए। एडवोकेट सवेंद्र यादव ने कहा है कि हमारे 3 वकील साथियों का पुलिस लगातार उत्पीड़न कर रही है, जबकि एक वकील साथी पर झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसे समाप्त करने का एसपी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हमारे 3 अधिवक्ता साथियों का बराबर पुलिस उत्पीड़न कर रही है। एक अधिवक्ता साथी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि श्री बलवीर सिंह का किसी भी व्यक्ति के से साथ कोई विवाद नहीं हुआ है, परंतु फिर भी उनके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज की गई। इसके संबंध में मैंने और हमारे अधिवक्ता साथियों ने 3 बार कप्तान साहब से मुलाकात की और ये कहा कि आपको ज्ञात है कि ये एफआईआर झूठी है, ये केस झूठा है, फिर भी आपने एफआईआर दर्ज कर ली। परंतु हम लोग ये जानना चाहते हैं कि झूठी एफआईआर है, फिर भी अभी तक एक्सपेंस क्यों नहीं हुई। इसके संबंध में कप्तान साहब ने एक आश्वासन दिया कि हाँ इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों ने विगत 8-10 दिन पहले एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने 1-7 दिन का टाइम दिया था कि आपकी समस्या हल करते हुए मुकदमा वापस हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई लखनऊ में सार्वजनिक संपत्ति से अवैध कब्जे हटाने पर अब कानून सख्त हो गया है। ऐसे में यूपी सरकार सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए सख्ती से कानून लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत अवैध कब्जेदार को बार बार नोटिस न देकर केवल 3 नोटिस दिए जाएंगे और अवैध संपत्ति खाली करने में आने वाला जो खर्च होगा वो भी कब्जेदार को देना होगा।